हैं, उन्होंने भी उन लोगों को डिबेट कर दिया। तो मैं एक दिन एक कार्यकर्ता के घर पर बैठा था, तो उसने टीवी चैनल खोला, तो डिबेट में कोई वहाँ के शायद एक रिटायर्ड एयर मार्शल थे, कोई एक डॉक्टर भी थे जिन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह किया हुआ, वो बोल रहे थे। तो उस परिवार में उनका एक छोटा बच्चा था, वो कहने लगा कि हमको अंकल जी बोल रहा था, वो अंकल जी ये पाकिस्तान के लोग हैं। मैंने कहा पाकिस्तान के लोग हैं, ये तो लगी नहीं है पाकिस्तान। मैं क्यों बोले, ये तो हमसे ज्यादा अच्छी हिंदी बोले। ऐसे सहयोग से ना वेशभूषा से थे, ना भाटी से थे, जवान उनकी एकदम हिंदी थी। हम तो थोड़ा बहुत उर्दू में सिर्फ हिंदी बोलते थे, उत्तर भारत के लोग दिल्ली के, उनकी शायद हमसे भी ज्यादा कुछ साफ हिंदी। अब ये छोटे बच्चे का होता है, उसने ये तो लगी नहीं पाकिस्तानी। मेरे मुख से निकल पड़ा, भाई बेटे ये बन गया होगा पाकिस्तान वगैरह 47 में, पुराने तो सब हिंदुस्तानी हैं, पुराने तो सब हिंदुस्तानी हैं। अब ये जो भावे है, मतलब मुझे लगता है कि जाति एक है, जवान एक है, पुरखे एक है, सबको सब लोग मानते हैं। व्यक्तिगत चर्चा करो तो सब लोग उन बातों की चर्चा भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चर्चा करते हैं, राजनीति की भी चर्चा करते हैं। यानी जितना थोड़ा पीछे पीछे जाए तो लगता ही नहीं है कि हम अलग अलग, अब कब अलग अलग बना दिए गए और कब अलग अलग हो गए और किन कारणों से अलग हो गए। मुझे लगता है कि इसके भी इतिहास को खोजने की जरूरत पड़ेगी। कौन से ऐसे कारण है जिनसे हम अलग हो गए, कब अलग हो गए। अब कब में हम ना जाए, लेकिन जिन कारणों से हम अलग हो गए, उन कारणों को दूर किया जा सकता है। मुझे लगता है उन कारणों को दूर करेंगे तो ये जो अलगपन दिखाई देता है, ये निश्चित रूप से अपनेपन में अपने आप बदल जाए। इस दृष्टि से हम सभी को एक निश्चित रूप से सोचने की जरूरत पड़ेगी। मैं कभी कभी अपने बहुत सारे मुस्लिम मित्रों से भी चर्चा करता हूँ, जैसे इंद्रेश जी संघ के विचारक है, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के दायित्व पर हूँ, लेकिन मैं संघ का विचारक। और एक बार संघ में ऐसी योजना बनी कि जो संघ के विपरीत विचार के समझे जाते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। तो मेरे पास ये आगरा से लेकर के और पिथौरागढ़ तक ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा एरिया संघ के नाते मेरे पास था। तो मैंने नाम छाटे, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो मैं बरेली में एक चर्च में, मैंने कांग्रेस के एक सज्जन छाटे, मैंने सपा के 2 सज्जन छाटे, बीएसपी के छाटे, जो संघ को कुछ बोलते थे। सपा बसपा कांग्रेस में भी ऐसे भी लोग हैं जो संघ के बारे में अच्छा भी बोलते हैं, तो हमने अंदर तो बोल रही है, बाहर बोले ना बोले। लेकिन जो बाहर भी बोलते हैं, जिनके बारे में मुझे लगा कि अंदर भी बोलते, तो उनसे भी मैं बरेली शरीफ भी गया, और मुझे आश्चर्य हुआ कि बरेली शरीफ जाने के पश्चात हमको 3 ही लोग गए थे। उन्होंने 8-10 स्कॉलर्स बुलाए हुए, उन्हें लगा कि संघ का विचारक आ रहा है, पता नहीं क्या बहस हो जाए, तो 8-10 स्कॉलर्स बुलाए हुए। हमारी 1.5 घंटे चर्चा, हम बड़े मियाँ के भी दर्शन करने के लिए, बाद में छोटे मियाँ उनके बैठ करके हमारी 1.5 घंटे चर्चा। और फिर मैंने एक दिन समय निकाला तो मैं देवबंद में मिलने गया, और देवबंद में मेरी लगभग 2 घंटे चर्चा। और उस चर्चा में उन्होंने कहा कि चर्चा तो बहुत अच्छी सार्थक है हमारी, कई प्रश्नों में खड़े थे, वो सब प्रश्नों की चर्चा हुई, कुछ उत्तर दिए, कुछ हमने कहा ठीक है आगे मिलेंगे तब करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मिलना जुलना होते रहना चाहिए। मैंने कहा आज मिलने की पहल मैंने की है, आगे बुलाने की पहल आप करेंगे तो मिलना जुलना होता रहता है। उन्होंने कहा ठीक है,
ज्यादा भेंट नहीं हुई, लेकिन मिलने जाने के पश्चात उनको भी ध्यान में आया हम क्या है, और हमारे भी ध्यान में आया कि उनके मन में हमारे बारे में प्रश्न क्या है। हम तो सोच रहे हैं हम सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं। तो इसकी भी एक आवश्यकता है। कोई विरोध भी करता है, उनसे भी चर्चा करें, उनको मुस्लिम मत समझाने का प्रयास करिए, उनके मन में क्या प्रश्न है उनको भी समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि हम मिलना जुलना शुरू करेंगे तो आज न सही, कल न सही, परसों वो हमारा होगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, लेकिन इसमें समय लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फुल टाइम जॉब है, ये सामान्य काम नहीं है। इस हिसाब से भी हम सब जरूर विचार करें। अब तो जहां तक आपने जो कार्यक्रम चलाया है, हम हिंदुस्तानी, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी, अब एक संदेश देने के लिए तो कार्यक्रम देना पड़ता है, कार्यक्रम का कोई ना कोई शीर्षक देना पड़ता है, लेकिन ये शीर्षक पढ़ के कभी कभी मुझे लग रहा था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हमारे मन में भी कोई शक है क्या? लेकिन शायद मैं सोचता हूं कि जिन लोगों को समझाना चाहते हैं आप, उनके लिए आपने शीर्षक दिया हुआ, इसलिए मैं आपको सबको समझा दिया, मैं आपकी उस पर कोई समझ नहीं कर रहा, क्योंकि आप केवल मुस्लिम मत नहीं है, मुस्लिम राष्ट्रीय मत है, इसलिए मुझे कोई समझ नहीं हो सकता। लेकिन अब देखिए, कई बार हिंदुस्तान में कुछ चीजें ऐसी स्थापित हैं, लेकिन हमको बोलनी पड़ती है, हमको करनी पड़ती है। आश्चर्य होता है कई बार, अब एक परिस्थिति बनी, उन परिस्थिति में होकर ही निकलना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया, आपने इसमें हस्ताक्षर कराए, और निश्चित रूप से मैं कश्मीर इकाई के अपने नजीर भाई और इनके साथियों को जरूर ये इनका इस्तेमाल करूंगा कि इतने 43,000 इन्होंने हस्ताक्षर इस बात के लिए करवाए हैं कि इस बात का पर्चा है कि कश्मीर घाटी में वातावरण एक तरफा नहीं है, कश्मीर घाटी का वातावरण दोनों तरफा। मैं क्या हूँ, कश्मीर घाटी में भी मेरा प्रवास है, मैं अनंतनाग भी गया हूँ, मैं श्रीनगर भी गया हूँ, मैं बारामूला भी गया हूँ, मैं हजरतबल में भी गया, और बीजेपी के दायित्व के नाते तो मैं कम गया हूँ, मैं संघ के दायित्व के नाते गया। जब मैं संघ में क्षेत्र रखा तो मेरा एक बार जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर हुआ है, तब मैं यहाँ तक गया, और उस समय बड़े संकट भी थे। वो आगे चलकर खीर भवानी से आगे वो बड़ी झील कौन सी, वो आगे बड़ा झील में क्या वहां तक गया, तो वहां तक मेरा दौरा भी हुआ, मिलना जुलना भी हुआ। और जिस दिन हम लोग श्रीनगर में थे, उस दिन तो हमारी रात को खराब क्या समस्या है, क्योंकि जिनका रुकना था, जिन्होंने कहा रुकी, हमने कहा नहीं, वो एक जगह कहीं ऊपर व्यवस्था की है और वहां जाकर रुकते हैं। मालूम पड़ा कि अगले दिन सुबह राष्ट्रपति महोदय आने वाले हैं, इससे सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, और रात को 10:30 बजे हम निकले और 10:30 बजे लौट कर बस गए। तो इन परिस्थितियों में मैंने भी दौरा किया, मैं जानता हूँ। तो देखिए, हम घूमेंगे तो सब तरह का मानस मिलेगा। आखिर 43,000 लोग ये दस्तखत करने वाले मिल गए, जो इस बात पर दस्तखत कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का, इसका अर्थ है कि उनके मन में कोई अलगाववाद नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि केंद्र के शासन से, प्रदेश के शासन से, विभिन्न पार्टियों से संतुष्टि हो, उनकी अपनी कठिनाइयां हो सकती है। जब जम्मू कश्मीर की समस्या इसको लेकर के माननीय राजनाथ जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने अपना टीम भेजी थी, और लगभग 10-12 दिन अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जाकर के टूर किया था, और श्रीनगर में भी विभिन्न वर्गों से मिले, विरोधियों से मिले, अलगाववाद की आवाज उठाते उनसे भी मिले, सबसे मिले थे। उसकी रिपोर्ट में हमारी तैयार हो रही है, मई
राजनीतिक क्षेत्र के नाते, क्योंकि आज का राजनीति का कोई विषय भी नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से और एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच निश्चित रूप से कश्मीर के उन युवाओं को, कश्मीर के उन बुजुर्गों को, कश्मीर के उन बुद्धिजीवियों को, कश्मीर के उन पत्रकारों को जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा कहा जाए, माना जाए, रहे, और ये जो विपरीत आवाज है, नेगेटिव आवाज है, इससे जम्मू कश्मीर का आवाम बाहर निकले, उन सबको आवाज देने का काम और मंच देने का काम निश्चित रूप से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आगे करेगा। तो जहां तक ये धारा 370 वगैरह के बाद एक लंबा कालखंड बीत गया। कभी कभी मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक घर में भी आप किसी को विशेष दर्जा देकर रखो ना, मुझे लगता है शायद वो अकर्मण्य बन जाए, शिथिल हो जाए। किसी बच्चे को कहो कि भाई तुम्हें ना पढ़ने लिखने की जरूरत है, तुम्हें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको हम पैकेज देते रहेंगे, तुम आराम से खाओ कमाओ, चिंता बाकी चिंता मत करो, तो उसे लगेगा यार कुछ करने की जरूरत नहीं है, मिल तो रहेंगे। वास्तव में उसे जम्मू कश्मीर में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे बाकी कोई भी परिस्थिति, किसी भी जो भी कोई कमजोर वर्ग है, चाहे जाति से कमजोर है, चाहे किसी वर्ग से कमजोर है, चाहे कोई क्षेत्र विशेष कमजोर है, जहां ये लगता है कि सरकारों को कुछ विशेष व्यवस्था करनी है उस क्षेत्र को उठाने के लिए, वो व्यवस्थाएं निश्चित रूप से होना चाहिए, कमजोर ऊपर आने चाहिए। जब कमजोर ऊपर आना चाहिए, व्यवस्था होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये व्यवस्थाएं भी टाइम बाउंड होंगी, तो जिन्होंने ये विशेष दर्जे दिए उन पर भी जिम्मेदारी फिक्स होती है कि निश्चित समय में इस विशेष व्यवस्था के अंतर्गत कमजोर तबके को, कमजोर क्षेत्र को बराबर के लेवल पर लाकर के खड़ा करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। और जिनको दी जा रही है उनको भी ध्यान में आएगा 10 साल बाद सुधार नहीं मिलने वाली, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए 10 साल में हमको अपने को तैयार करना है, 20 साल में हमें अपने को तैयार करना है। चलो अपने 10 साल के लिए दी कोई बात, परसों धारा 370 नहीं, मैं किसी भी तरह की बात आपने 10 साल के लिए, चलो 10 साल में 5 साल और बढ़ा, 5 साल और बढ़ा दो, लेकिन कितना? तो फिर उसमें से ईर्ष्या करना शुरू, और इसलिए हमने कई प्रांतों में रखा भाई जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा है तो हमको क्या, कहीं धारा 370 की बात होती है, कहीं धारा 371 की बात होती है। धारा 370 में कुछ अलग तरह के प्रावधान है, धारा 371 में कुछ अलग तरह के प्रावधान। अब ये छोटे छोटे 3 राज्य बने थे अटल जी के समय, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तीनों प्रांतों को लगता था कि भाई हम तो छोटे राज्य बने, नए राज्य बने, एक बड़ी संपदा बड़े बड़े राज्यों पर चली गई, तो हमको कुछ ना कुछ विशेष पैकेज हो, विशेष सुविधाएं हो, और धारा 370 नहीं तो धारा 371 के अंतर्गत हमको विशेष सुविधाएं वो उदाहरण देते, जम्मू कश्मीर को मिल रहा है तो हमको कैसे मिल सकता? उसका संबंध हिंदू मुस्लिम से नहीं रहा, उसका संबंध अपने क्षेत्र की प्रगति से। तो फिर ये नजीर दी जाती है, फिर ये चर्चाएं चलती है। लेकिन मैं यहाँ आप सबसे बहुत सामूहिक रूप से कोई प्रश्न नहीं कर रहा, प्रश्न का उत्तर नहीं चाहता, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, विशेष रूप से हमारे जम्मू कश्मीर के जो भाई बहन बैठे, एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके देखना चाहिए और अपने साथियों से भी पूछना चाहिए कि धारा 370 का क्या लाभ हुआ और क्या हानि। धारा 370 हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, ये राजनीतिक बहस के विषय हो सकते हैं। अगर उसका लाभ है ये बात तो, लेकिन यदि लाभ नहीं है, उसका नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो फिर उससे चुप के रहना क्या? ये प्रश्न उपस्थित हो, ये प्रश्न निश्चित रूप से उपस्थित हो। आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, आप बाकी अपने साथियों से पूछें, क्या इसका लाभ कुछ चंद राजनीतिक परिवारों को हुआ, कुछ चंद राजनीतिक नेताओं को हुआ, उनको कुछ अधिकार मिल गए, उनको कुछ पैकेज मिल गए, उस पैकेज को नीचे तक कितना दिया कुछ नहीं है, लेकिन उनको जो कुछ मिलना है वो मिल गया। तो क्या चंद परिवारों के लिए, चंद राजनीतिक नेताओं के लिए, चंद ऐसे कुछ लोगों के लिए
इसका विचार करें। ये छोटे छोटे राज्य, क्या छत्तीसगढ़ के लोग बैठे, मुझे मालूम नहीं झारखंड से है कि नहीं है, उत्तराखंड से है क्या, उत्तराखंड से भी। तो ये छत्तीसगढ़ में बैठे हमारे उसके प्रमुख है हज कमेटी का प्रमुख डॉक्टर सलीम। छत्तीसगढ़ में जब से राज्य बना 2000 में बना, 12-13 साल में, क्या कोई एक भी प्राइवेट विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं खुला क्या? खुले। मेडिकल कॉलेज खुले, उद्योग धंधे नए लगे, यहां भी लगे, झारखंड में भी लगे, उत्तराखंड में भी लगे। मैं कभी कभी सोचता हूं जम्मू कश्मीर में प्राइवेट विश्वविद्यालय कितने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, क्या यार अपोलो की ब्रांच है क्या एस्कॉट की ब्रांच है क्या मेदांता की ब्रांच है क्या? नहीं हो सकती क्या? हो सकती। अब ये जिन बातों से मुझे ध्यान है, पहले उत्तर प्रदेश वगैरह से जितने इंजीनियर पढ़ने जाते थे लड़के, वो सब दक्षिण भारत में जाते थे। भारत में थोड़ा महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे, नहीं तो सब कोई बेलगाम जाता था, कोई मोर्निंग जाता था, कर्नाटक में जाता था, वह जाते थे। हम तो संघ के विचार थे, वैसा वहाँ संघ कार्यालय के लिए चिट्ठी लिख दीजिए, 2 दिन रुकने का, जब तक हॉस्टल न मिले तब तक रुकने की व्यवस्था हो जाए। यानी हमें इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ने वाले लड़कों को साल भर में 25-50 अपने परिवार के कार्यकर्ताओं को इस चिट्ठी लिखनी पड़ती थी कि जब तक इसको हॉस्टल नहीं मिले 10 दिन इसकी रुकने की व्यवस्था करते। उससे हमारे ध्यान में आता। आज आप नोएडा में चले जाइए, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, आपको दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के लड़के लड़कियां वहां पढ़ते हुए मिल रहे हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। अभी पूरे हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर में पढ़ने को नहीं आ सकते, या जम्मू कश्मीर के लड़के लड़कियों को बाहर पढ़ने को जाना। मेरा तो आगरा में हेडक्वार्टर था प्रचारक के साथ, आगरा में 500-600 लड़के हमारे सरकार में जाते थे पढ़ने के। वो क्या पढ़ रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग और इसकी बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। बोले भाई साहब हमारे यहाँ थोड़ा एग्रीकल्चर का बड़ा एक स्कोप है आगे सर्विसेज वगैरह में, तो MSc HE करने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं। अब इसका कारण आप ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, राजनीतिक नेताओं को भी पूछना चाहिए कि भाई यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकती, सरकारी यूनिवर्सिटी एक सीमा में हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, या मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकते, या अच्छे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं आ सकते, या एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती उसकी पढ़ाई के लिए। तो ये क्यों पूछेंगे, उद्योग धंधे। अब यहाँ बेरोजगारी की चर्चा हमारे खालिद हुसैन साहब ने की। 1 लाख नहीं, मैं आंकड़े देख रहा था, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछा था, उन्होंने कहा कि 4.5 लाख कर्मचारी हैं जम्मू कश्मीर में और 5.5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 5.5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है, अनरजिस्टर्ड तो और 5 लाख हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अभी आगे नौकरी कितनों को दी जाएगी, सरकारी नौकरी की भी सीमा है ना, सरकार किसी क्यों, लेकिन सरकारों की सीमा नौकरी कितने लोगों को दे। बाकी प्रांतों में प्राइवेट फैक्ट्री है, प्राइवेट उद्योग धंधे लग रहे, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट विश्वविद्यालय है, प्राइवेट ये है। यहाँ ये विवाद का आज का विषय नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी होना चाहिए कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल शिक्षा होना चाहिए कि नहीं, ये प्राइवेट उद्योग धंधे खुलने चाहिए कि नहीं, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन आज हम जिस सेक्टर में चर्चा कर रहे हैं, अब यदि ये सब चीजें हैं तो लाखों लोग आ सकते हैं, लेकिन डराया जाता है ये लाखों लोग आ गए तो यहाँ का स्वरूप बदल गया। अरे लाखों लोग आगे पढ़ के चले जाएंगे, आगरा में जो 5 लड़के पढ़ने के लिए आए उसमें से 5 के बाद यही आ गए जम्मू कश्मीर में, उनको सर्विस यही लगती, ये रुकते हैं क्या? हाँ, लेकिन ये यदि करना है तो उसके लिए शांति का वातावरण चाहिए, उसके लिए सुरक्षा का वातावरण चाहिए, उसके लिए निश्चितता का वातावरण चाहिए, अनिश्चितता नहीं होना चाहिए। और इसलिए यदि धारा 370
विशेष व्यवस्थाएं करती होगी, कुछ विशेष पैकेज देती होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के बुद्धिजीवियों को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को इन चीजों से वंचित करती है। जम्मू कश्मीर के गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य और रक्षण से वंचित करती है। तो फिर निश्चित रूप से एक प्रश्न तो उपस्थित होगा ना, कब तक हम कहते हैं करो, चलो नहीं अभी चलना है, अभी जिस उद्देश्य से दी गई थी उस उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, चलो सब मिलकर तय करो, नहीं 5 साल और चलेगा, चलो भाई 5 साल जो धारा 370 खत्म करने की बात कर रहे हैं हम उनको भी समझाएंगे, अरे भाई इतने साल चलिए, 5 साल इस मान को छोड़ दो, 5 साल और चल रहे, लेकिन आपने बता दिया तो इन चीजों के ये पहले अपने मन से प्रश्न पूछे, हम संतुष्ट हो गए कि हाँ ये गलत हो रहा, तब फिर बाकी लोगों से प्रश्न पूछे। आपके मन को लगता है कि नहीं ये जरूरी है, आवश्यक है, तो आप बाकी से प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। मुझे लगता है कि संदर्भ में जहाँ तक यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद की बातें होती होंगी, धारा 370 इत्यादि की बात होगी, इन सबको इस संदर्भ में भी सोचना चाहिए। देखिए आज एक शब्द प्रयोग होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब सारी दुनिया तो छोटी हो गई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि दुनिया जो बहुत दूर दूर थी, कई बार लगता था अरे अमेरिका इतनी दूर है, अरब कंट्रीज इतनी दूर है, हमारे ईरान इतनी दूर है, या ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर है, कभी जा सकते हैं? अरे जा सकते हो ना जा सकते हो, वहां कोई आपका रिश्तेदार बैठा है तो बात भी नहीं कर सकते। आज तो आप बात ही नहीं कर सकते, अमेरिका में बैठे हुए कोई यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते, उसका चेहरा देख के बात कर सकते है ना ये बात। आप SMS भेज सकते हो, आप फेसबुक पे उससे बात कर सकते हो, ट्विटर पे उससे बात कर सकते हो। दुनिया इतनी छोटी हो गई है, लोग कहते हैं कि आज के युवकों की मुट्ठी में दुनिया, एक माउस क्लिक दबाओ पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। मित्रों लेकिन दुनिया छोटी हो गई है, कभी कभी लगता है दिल्ली भी छोटे हो गए। यदि हमें दुनिया को जीतना और दुनिया को जोड़ना है, दुनिया को जीतना भी कोई युद्ध से नहीं जीतना, अपने विचारों से जीतना है, तो कहीं ना कहीं हमको मन और दिल बड़े करने, सोच भी बड़ी करनी। जिनको लोगों को जोड़ना है उनकी सोच तो निश्चित रूप से बड़ी होना चाहिए। इससे मैंने कहा धारा 370 किसी को लगता है नहीं अभी इसकी जरूरत है, हमारे कहा जरूरत है, मान लिया तय कर कितनी हो जरूरत, हमको तर्क से समझाओ, जरूरत है तो हम भी गए ठीक है इनकी जरूरत है आगे चल रहे, लेकिन कोई समय सीमा तो उसका होना चाहिए। हमें लग रहा है उसका नुकसान होगा, पूरी जमहूरियत का नुकसान होगा, किसी को लग सकता है फायदा हो रहा है, तर्क के विषय हो सकते हैं, कल तक आप तर्क करिए उसमें से प्रस्ताव निकालिए, जो आप प्रस्ताव पास कर देंगे हम तो उसी को मान देंगे। बीजेपी के पास भेजते ना, हम बीजेपी के बड़े नेता के पास भेजते हैं, राष्ट्रीय मंच में बहुत मंथन करके 2 दिन बैठ करके पूरा मथाया सब और मत करके उसमें से जो मक्खन निकला है वो एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव की भावना को आदर दी, कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं से मेरी चल गई तो आपको आदर देंगे, नहीं चली तो उसको बात में आपको नहीं चल रहा। तो लेकिन इन सब चीजों का विचार होने की तो आवश्यक है। मैं आतंकवाद, अलगाववाद उस पर बहुत चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन देखिए इसका विचार करना चाहिए, इसका विचार होना चाहिए। मैं यहाँ क्योंकि सभी इंसान है, सभी मनुष्य है, हम मरने वालों में न देखेंगे हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन लोग देखते हैं कहीं कोई बात होती है कितने ये मरे, कितने ये मरे, कितने ये मरे, और उनकी टर्मिनोलॉजी में यदि विचार करेंगे तो इस आतंकवाद, अलगाववाद में ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? कश्मीर घाटी में। अब सोचो, अभी इसका विचार करो, अभी वहां के युवकों के ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, एक रॉ आई और एक झगड़ा झंझट हुआ, कश्मीरी पंडित जितने थे कुछ उसमें से मरे, उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ जम्मू में। अब लगभग सुरक्षित है, वो कब जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा आज जो कुछ वहां हो रहा है उसमें ज्यादा प्रश्न किसका है?
मैं इसकी लंबी व्याख्या नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझसे ज्यादा इंडस्ट्री ने सब कुछ झेला है उन दिनों में। वो यहीं थे बेचारे, वो पंजाब से भी जुड़े रहे, उनका घर पंजाब के पास है कैसर। एक समय पंजाब में जब आतंकवाद पैदा हुआ और वहां के सिख समाज के कुछ हमारे बंधु आतंकवाद में लिप्त हो गए, तो उन्होंने गैर सिखों को मारा। लेकिन एक सीमा के बाद क्या हुआ, ज्यादा सिख मारे जाने लगे, और जब मारे जाने लगे तब लोगों को समझ में आया कि अपने यहाँ हिंदू समाज में एक भस्मासुर नाम का आपने कहावत सुनी हो, एक राक्षस था, वो भगवान शिव के पास चला गया, मुझे वरदान दो। अब भगवान शिव के बारे में माना जाता है, वो भोले भंडारी, आपके यहाँ भी सुना बैठे बाबा मंदिर में भोले भंडारी, वो तथास्तु दे दिया तुझे वरदान। और वरदान क्या मांग लिया उसने, जिसके सिर पर हाथ रख दूंगा वही आग से भस्म हो जाएगा। नाम उनका भस्मा सुनेगा, उसको वरदान मिल गया कि जिसके सिर पर हाथ रख दिया वो भस्म। अब जैसे ही भोले बाबा ने वरदान दिया, उसने सोचा वरदान को जरा परख तो लो, इनका वरदान सही है कि गलत है। तो उन्होंने किसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, भगवान भोले शंकर के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की कि इन्होंने वरदान दिया है तो परख तो लूं कि सही है कि नहीं, इनका खराब होता है कि नहीं होता। भोले शंकर को तो मालूम था कि मेरा वरदान सही है। अब वो भागे, कहते सारे दुनिया का चक्कर है, और चक्कर वो भस्मासुर पीछे पीछे, भगवान शिव जी आगे आगे भाग रहे, और वो उनके नहीं, मैं तो पहली परीक्षा आपके ही सिर पर दूंगा कि आपका वरदान ठीक है। मुसीबत में फंसे, कहते उन्होंने पुरानी कीर्तन किया है, कहावत है, कहते उन्होंने विष्णु भगवान हिंदुओं में माना जाता है वो संरक्षण करने वाले ब्रह्मा में, उन्होंने उनको थोड़ा ध्यान किया, वो उनके दोस्त रहे होंगे, ज्यादा दोस्त रहे होंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। और कहते विष्णु भगवान थोड़ा नारी का स्वरूप बनाते रहे, और जहाँ इधर सिद्धि जा रहे थे, इधर बीच में भस्मासुर आ गया, वो बीच में आकर खड़े हुए नारी का, और उन्होंने कुछ नृत्य वगैरह करना शुरू किया। भस्मासुर को कहा अरे तू जिसके पीछे भाग रहा है भागते रहना, कुछ नृत्य गाना तो सुन ले, तो क्या होगा। तो एक करते करते उन्होंने कहा तू मेरे साथ नाच। तो भस्मासुर सोचा चलो भैया इतनी देर तक दौड़ भाग रहे, थोड़ा सा चलो नृत्य और संगीत का आनंद ले लिया जाए, नाचने लगे। तो विष्णु भगवान ने नाचते नाचते कहा तो जैसा मैं करूँ वैसा करते जाओ। तो मैं कभी हाथ ऐसा किया, कभी ऐसा किया, कभी एक पैर पर, कभी दो पैर पर, कभी कुछ खड़े हुए, और उसको इतना उसको उसमें बांध लिया अपने में। और एक बार विष्णु भगवान ने नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया, और जैसे भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, भस्मासुर हो गया। चलो आगे बढ़ो, आगे कोई वरदान होते रहता। आतंकवाद ये भस्मासुर बन जाए, पंजाब में बना, और पाकिस्तान में भी बनना है कि नहीं, बनना है कि नहीं पाकिस्तान में। हम राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से उसके आंकड़े और सब चीजें ज्यादा नहीं बोलते हो, तो पाकिस्तान में कहता ही है कि देखो आप हमको कहते हो आतंकवाद फैला रहे हो, हम तो कुछ आतंकवाद से पीड़ित थे, हम कहते हैं जो तुम फैला रहे हो उसका मजा तुम चखो। लेकिन आंकड़े देखेंगे तो उनको परेशान हो, मुझे मालूम है 2-3 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या उस स्तर के लोग आतंकवाद के भेंट चल गए, देश छोड़ के जाने पड़े। ये परिस्थिति है, तो धीरे धीरे स्थितियां बन रही है। तो अपने इस कश्मीर घाटी में भी और बाकी सब जगह, मैं नॉर्थ ईस्ट में भी जाता हूँ, वहां भी ये परिस्थितियां बन रही है, और इसके कई प्रांतों में पाटा उग्रवाद समाप्त हो गया। ये छत्तीसगढ़ से आते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में भी धीरे धीरे नक्सलवादी लोगों के लिए सोचने के लिए बात होना पड़ रहा है कि अब इनके साथ जाएगा ना, वहां की जनता ही उनके खिलाफ खड़ी हो गई हो। तो कश्मीर घाटी में विशेष रूप से काम कठिन है, लेकिन कश्मीर घाटी को शांत रखना है, सुरक्षित रखना है। वहां पूरे हिंदुस्तान के पूरे दुनिया के पर्यटक आए, जिससे लोगों का रोजगार बढ़े,
उसके लिए आवश्यक है कि वहाँ एक शांति का वातावरण, लोगों को लगना चाहिए कि कश्मीर घाटी एक शांत क्षेत्र है। अब इस चुनौती को स्वीकार करना, उस चुनौती के लिए काम करना कठिन विषय है, समझाना कठिन विषय है, क्योंकि शायद पूरे समाज को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जिसको कहते हैं जरूरी बना दिया और उनको लगता है कि इसी में हमको जन्नत मिलेगी, कैसा बना दिया। मुझे लगता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता इस चुनौती को भी अपने जिम्मे में समय लग सकता है, लेकिन आपने स्वयं समझा और ठीक तरह से लोगों को समझाया। मैं ये भी जानता हूँ, समझाते समझाते आप पर भी कठिनाई आ सकती है, बदनाम आप में से भी किसी का हो सकता है, लेकिन इतिहास में नाम लिखा जाएगा एक तक हिम्मत से पूरा करने के लिए, हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए। बातें बहुत सारे विषय इंटरलोक्यूटर सपोर्ट है, आपके ऑल टाइप ऑफ माइग्रेंट्स है, आदि आदि इन सब विषयों की चर्चा करिए। लेकिन माइग्रेंट कोई भी है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, माइग्रेंट जो है उसकी चिंता होना चाहिए एक स्वाभाविक रूप से। उसकी व्यवस्था चिंता क्या हो, जो भी पीड़ित है वो चाहे किसी भी वर्ग का है, उसकी कैसी चिंता हो सकती है, इसका विचार करने की निश्चित रूप से आवश्यक है। इन सब बातों का आप विचार करेंगे। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि काम तो कठिन, लेकिन अब आप चल पड़े उस रास्ते में और अब आप उस रेंज से बाहर निकल गए हैं। जब शुरू में हम कोई चलता है तो उसकी ओर कोई देखता ही नहीं है, अरे क्या करना है इनका, तो कोई ताकत नहीं होती। अब आप उससे बाहर निकल गए। आपका जब प्रोग्राम होता है तो 4 CID वाले पहले आगे बैठ जाते हैं, सरकार की नजर रहती है क्या कर रहे हो आप। इसका अर्थ है कि आपका संज्ञान लिया जाता है और आपका संज्ञान लिया जा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। इस बात का परिचय है कि आपको ताकतवर मान दिया गया। कमजोर लोग कौन संज्ञान लेता है? कोई अच्छा हत्या करता आदमी सड़क पर जा रहा हो सब देखेंगे, ऐसी है, ये है, वो है। तो ऐसे लल्लू पंजू आदमी जा रहा है, देखता है उसकी तरफ। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लल्लू पंजू की रेंज से निकल करके थोड़ा अच्छी नसास वाली ताकतवर इस उसमें आ गया। लेकिन कोई संख्या बढ़ानी, दायरा बढ़ाना, जो अपने विपक्ष में सोचते हैं ऐसे शब्दों से मिलकर करना और एक विषय पर एक चुनौती को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक बात और मैं कहकर तो कभी कभी मजहब और वतन इसमें भी भेद करने की कोशिश होती है। सब एक दूसरे का पूरा है, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है। मैंने कोई एक पेज को बहुत ध्यान से उस ढंग से कुरान नहीं पढ़ी, लेकिन सरसरी तौर पर मैंने कुरान को पढ़ा है, सरसरी तौर पर मैंने बाइबल को भी पढ़ा, मैंने वेद और वो भी सरसरी तौर पर ही पढ़े। हाँ, संघ का साहित्य तो मेरा ध्यानपूर्वक पढ़ा, क्योंकि संघ उतारा को संघ समझाना पड़ता, समझना भी पड़ता है, खाली समझना नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू जो धर्म शास्त्र है वो भी मैंने सरसरी तौर पर पढ़ा और मैंने बाइबल कुरान को भी सरसरी तौर पर पढ़ने की कोशिश की। उसका कुछ मुझे याद है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरसरी तौर पर पढ़ने पर जिसको कहते हैं ना उसका जो एक सार है वो तो ध्यान में आ जाता है। ठीक है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में वहां की परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें लिखी जाती है, इसलिए किसी को लग सकता है ये बात सही है, ये बात गलत है, किसी को लगता है संपूर्ण सत्या करते, किसी को लग सकता है कि भाई वेदों में ये बात लिखी है